हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ध्यान देना, आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल टोटल 5 यूनिट्स हैं। उन 5 यूनिट्स में से जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट वो आपकी है केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से व्यक्त किया गया सिलेबस में, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स से क्या सेंस है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स से क्या सेंस है, या ट्रांजिशन सीरीज से क्या सेंस है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपका दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। यूनिट जो सेकंड है वो है आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसह संयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये आपका यूनिट सेकंड में दिखा रखा है। यूनिट जो थर्ड है, यूनिट थर्ड, ये आपकी आती है केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक तत्वों का रसायन यूनिट थर्ड में दे रखा है आप लोगों की। इसमें दोनों आ जाती है, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स एंड केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, चूंकि एफ ब्लॉक के अंतर्गत 2 सीरीज है। यूनिट जो नंबर 4 है, यूनिट 4, ये आती है आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और यूनिट नंबर 5 है यूनिट 5 में 2 पोर्शन है। ए पोर्शन है उसमें तो दे रखा है एसिड बेस केमिस्ट्री, और बी वाला जो पोर्शन है उसमें दिखा रखा है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। ये 2 पोर्शन है। ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। ये जो पेपर है वो 33 मार्क्स का है, 33 मार्क्स का। इसमें टोटल 5 प्रत्येक यूनिट में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको किसी एक प्रश्न, उन 2 में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है, और टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। सारे के सारे सब्जेक्टिव डेस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह दीजिए, या आपके सिलेबस के अनुसार इसे केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकंड एंड थर्ड आदि के बारे में जो चर्चा की गई है वो इसी से आधारित है। हम जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में अपन ने पढ़ा है कि सामान्यतः जो आवर्त सारणी होती है उस आवर्त सारणी में 4 भाग होते हैं। आवर्त सारणी में 4 भाग हैं, या मैं ऐसे कहूं कि 4 ब्लॉक्स हैं। उस पीरियोडिक टेबल में जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें सबसे लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बीच वाला जो, या मैं ऐसे कहूं कि सबसे राइट साइड में जो पोर्शन आता है वो आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस तथा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो बीच का भाग है मेन पीरियोडिक टेबल में वो कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर की तरफ ही जो एलिमेंट्स आते हैं वो आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन्हें मेन पीरियोडिक टेबल में स्थान न देकर पीरियोडिक टेबल के नीचे की तरफ स्थान दिया गया है। अब ध्यान देना, ये थी आपकी आवर्त सारणी। इस पीरियोडिक टेबल में आपने 4 पोर्शन बताए, एक एस ब्लॉक का, एक पी ब्लॉक का, एक डी ब्लॉक का, एक एफ ब्लॉक का। इस आवर्त सारणी में मैंने कहा कि एस
तथा P दोनों को कनेक्ट कौन करता है? डी ब्लॉक के तत्व है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपन ने बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़े, एस तथा पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात की है। एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो वर्ग संख्या 1 व 2 से रिलेटेड हैं, वर्ग संख्या 1 व 2 से रिलेटेड हैं, जबकि पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक के तत्व हैं। यानी मैं आवर्त सारणी की बात करूं तो आवर्त सारणी में सामान्यतः जो खड़ी रेखाएं हैं, खड़े ब्लॉक्स हैं, उन्हें सामान्यतः ग्रुप या वर्ग कहा जाता है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन्हें पीरियड्स कहा जाता है। तो कुल आवर्त सारणी में 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स हैं। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स हैं। अब ध्यान रखना, ये जो 18 ग्रुप हैं, इन 18 ग्रुपों में से ग्रुप संख्या 1 व 2 तो एस ब्लॉक से रिलेटेड है, ग्रुप संख्या 13 से 18 तक ये सामान्यतः पी ब्लॉक से रिलेटेड है, और ग्रुप संख्या 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व आते हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि वर्ग संख्या 3 से 12 तक की जितने भी वर्ग हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और इसी तीसरे वर्ग से जुड़े हुए, तीसरे वर्ग से ही जुड़े हुए जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व हैं। अब ध्यान रखना, मैं चर्चा करूं तो इसमें सामान्यतः 2 वर्ग हैं, इसमें 6 वर्ग हैं, इसमें 10 वर्ग हैं, कुल टोटल 18 वर्ग हैं, और इन्हें ही मूल आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। अपने को चर्चा करनी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक है, इनमें जो आवर्त सारणी में जो पहला आवर्त है, पहला पीरियड्स है, जिसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम आते हैं। ये हाइड्रोजन तथा हीलियम, इनकी चूंकि हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन को आवर्त सारणी का सिरफिरा तत्व कहा जाता है। तो उसका कारण है कि ये हाइड्रोजन आपका पी ब्लॉक तत्वों के साथ भी समानता दर्शाता है और एस ब्लॉक तत्वों के साथ भी रिलेशन है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो आपका बात करूं मैं डी ब्लॉक तत्वों की, तो ध्यान रखिएगा ये चौथे आवर्त से प्रारंभ होते हैं, ये चौथे आवर्त से प्रारंभ होते हैं, चौथे पीरियड से चलते हुए चौथे पीरियड में 5वां, 6ठा और 7वें पीरियड में ये कुल एलिमेंट्स हैं जो इससे रिलेटेड है। अब ध्यान रखिएगा, चौथे आवर्त से स्टार्ट होंगे तो चूंकि इसकी 4 श्रेणियां बनेगी, 4 सीरीज बनेगी। जो चौथे आवर्त वाली सीरीज है, उस चौथे आवर्त वाली सीरीज में आने वाला जो तत्व है वो 3D कक्षक में जाता है, इसलिए इसे 3D सीरीज भी कहा जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या तात्पर्य है? अगर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर S उपकोष में समाहित होता है तो वो S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में समाहित होता है तो वो P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में समाहित होता है तो वो D ब्लॉक के तत्व है, और यदि वो अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में समाहित होता है तब उसे F ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि सामान्यतः S तथा P ब्लॉक है वो प्रथम आवर्त से चालू हो जाते हैं, जबकि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो सामान्यतः चौथे आवर्त से प्रारंभ होते हैं, और 3D जिसमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है चौथे आवर्त में वो 3D सेल में भरा जाएगा, 3D कोष में भरा जाएगा, उपकोष में भरा जाएगा। तो चूंकि ये एटॉमिक नंबर 21 से प्रारंभ होता है, जिसे स्कैंडियम कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो स्कैंडियम तत्व से आरंभ होते हैं। चौथी श्रेणी पूरी है, यानी चौथा आवर्त कंप्लीट है, 5वां आवर्त भी कंप्लीट है, 6ठा आवर्त भी कंप्लीट है, और मॉडर्न टाइम में ये 7वां आवर्त भी क्या हो गया? कंप्लीट। लेकिन चूंकि ये जो 7वें आवर्त के तत्व हैं ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं, रेडियो एक्टिव यानी इनकी स्टेबिलिटी कम है, आसानी से छोटे नाभिक वाले या छोटे एटम्स में टूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन 3 श्रेणियों का ही मुख्य रूप से, 3 आवर्तों का ही, आवर्त वाले तत्वों का ही मुख्य रूप से अध्ययन किया गया है। अब देखिए, मैंने कहा कि चौथा आवर्त वो 3D सेल से प्रारंभ होता है तो इसको 3D सीरीज कह दी। 3D सीरीज कहो या इसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कह देते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या हो गया?
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या है? ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है कि संक्रमण तत्वों से। अब देखिए यहां थोड़ा सा फर्क आ जाता है, यहां बात कर रहे हैं डी ब्लॉक तत्वों की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है, डी ब्लॉक या डी खंड के तत्व कहलाते हैं। परंतु बात आती है ट्रांजिशन सीरीज की या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ध्यान रखिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए डेफिनेशन है कि ऐसे तत्व है जिनमें या तो परमाणु अवस्था में या फिर उसकी किसी आयनिक अवस्था में अपूर्ण इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हो, इनकम्प्लीट डी सबसेल उपस्थित हो, तब ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। दोबारा मैं बोल रहा हूं कि ऐसे तत्व है जिनमें या तो परमाणु अवस्था में, परमाणु अवस्था का मतलब है कि जब उसने कोई इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं किया है, या उसकी आयनिक अवस्था में या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की अवस्था में उसमें अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित हो, यानी डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं हो, तब ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया कि तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग तक, ये जो 12वें वर्ग वाले जो तत्व हैं, 12वें वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं, इन 12वें वर्ग वाले तत्वों में सामान्यतः परमाणुीय तथा आयनिक दोनों अवस्थाओं में ही कंप्लीट डी सेल होता है, कंप्लीट डी सबसेल, यानी डी उपकोष है वो पूर्ण रूप से भरा रहता है। इसका मतलब सीधा सा अर्थ हो गया कि वर्ग संख्या 12 के जो तत्व हैं वो सामान्यतः ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। तो यहां से एक क्लू निकल जाता है कि समस्त डी जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्व हैं, लेकिन सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व नहीं है। वाई? ऐसा क्यों? तो मैंने आपको बता दिया कि सामान्यतः संक्रमण तत्व की परिभाषा में और डी ब्लॉक की तत्वों की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। संक्रमण तत्वों की परिभाषा के अंतर्गत अपन ये कह देते हैं कि सामान्यतः ऐसे तत्व हैं जिनमें डी उपकोष परमाणुीय या आयनिक अवस्था में अपूर्ण होता है, वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं, जबकि डी ब्लॉक के तत्व वो कहलाते हैं जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाए? डी उपकोष में भरा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये थी आपकी आवर्त सारणी की प्रारंभिक लेआउट। अब मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा डी ब्लॉक तत्वों की। ये कितनी संख्या में है, कौन सी इनके जो फैक्ट हैं, या मैं ऐसे कहूं कि किस आवर्त से, किस वर्ग से जुड़े हुए हैं, और कितनी श्रेणियां ये निर्मित करते हैं, और कौन सी श्रेणी कितने एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है। तो सबसे पहली जो आपकी यूनिट आती है वो यूनिट आती है केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मैं केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करने से पहले सेकंड, थर्ड, ये जितनी भी ट्रांजिशन सीरीज है उन सभी ट्रांजिशन सीरीज के मुख्य गुणधर्म क्या हैं, या मैं ऐसे कहूं कि डी ब्लॉक तत्वों के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, उनके बारे में पहले बात करूंगा। मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक के तत्व हैं ये ग्रुप संख्या 3 से लेकर 12 तक पीरियोडिक टेबल में अवस्थित रहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि ये सामान्यतः एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य में उपस्थित, जो मेन आवर्त सारणी है उनके मध्य में उपस्थित है। ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये पीरियड संख्या 4 से 7 तक के हैं, यानी चौथे आवर्त से लेकर 7वें आवर्त तक के आवर्त में डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। आवर्त संख्या 1, 2, 3 इन तीनों में ही सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आवर्त की बात कर रहा हूं चौथे आवर्त से प्रारंभ होते हैं, तो इस आधार पर डी ब्लॉक तत्वों की 4 सीरीज है, 4 श्रेणियां हैं। पहली कहलाती है जिनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन अगर 3D सेल में, 3D सब सेल में जाता है तो वो कहलाती है 3D सीरीज, तो उसे अपन क्या कह देते हैं? 3D सीरीज। अगर आने वाला इलेक्ट्रॉन 4D सब सेल में जाता है तो उसको हम कह देते हैं 4D सीरीज, वो क्या कहलाती है? 4D सीरीज। अगर आने वाला इलेक्ट्रॉन 5D सेल में जाता है तो हम उसको 5D सीरीज के नाम से जानते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रॉन 6D उपकोष में जाता है तो हम उसको 6D सीरीज कह देते हैं। यही 4 आवर्त है, ये चौथे आवर्त से जुड़ा हुआ है, ये 5वें आवर्त से जुड़ा हुआ है, ये
छठे आवर्त से जुड़ा हुआ है और ये 7वें आवर्त से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि ये जो 6D सीरीज है ये चूंकि अब ये कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो सक्रिय एलिमेंट्स हैं, रेडियो सक्रिय तत्व हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी अभी ज़्यादा स्टडी नहीं है, केवल 3 ही सीरीज हैं जिनके बारे में ज़्यादा अध्ययन किया गया है। 3D सीरीज को ही हम क्या कह देते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब मैं यहाँ फिर आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि ये मैं ट्रांजिशन सीरीज लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ जाना कि मैं उस वर्ग को छोड़ रहा हूँ जिसमें सामान्यतः आयनिक या परमाणुीय दोनों अवस्थाओं में ही अपूर्ण डी सेल नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इसे कह देते हैं, इसे कहा जाता है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ये कहलाती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज, और इन्हीं के बारे में आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करता हूं। प्रथम ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात करूं तो मैंने कहा कि ये चौथे आवर्त से रिलेटेड है तथा वर्ग संख्या की बात करूं तो 3 से लेकर 12 तक के इसमें तत्व समाहित हैं 3D श्रेणी में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं तो इसमें 3 से लेकर 11 वर्ग के तत्व ही सम्मिलित रहते हैं। वर्ग संख्या 3 से लेकर 11 तक के तत्व इसमें सम्मिलित हैं। 3D जो श्रेणी है ये सामान्यतः है स्कैंडियम से प्रारंभ होकर जिंक तक जाती है। स्कैंडियम जो तत्व है उससे प्रारंभ होकर जिंक तत्व तक जाती है, यानी मैं ऐसे कहूं कि एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक, यानी परमाणु संख्या 30 तक के जो तत्व हैं वो 3D सीरीज के हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि जिंक है वो परमाणु अवस्था में भी 3D10 4s2 वाली कंडीशन रखता है, और अगर वो आयनिक अवस्था में है तब भी उसमें डी उपकोष है वो पूर्ण रूप से भरा है, इसीलिए जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माना जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन के अनुसार अपूर्ण को उपकोष होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है कि स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक के जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सम्मिलित हैं, जो एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक समाहित है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है ये सामान्यतः 39 से लेकर 48 तक के जो तत्व हैं वो इसमें समाहित रहते हैं, यानी एटॉमिक नंबर 39 से 48, यानी इट्रियम से लेकर कैडमियम तक के जो तत्व हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। और ऐसे ही आपका लेंथेनम से लेकर मरकरी तक के जो तत्व हैं वो इसके अंतर्गत समाहित हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि लेंथेनम से मरकरी तक के जो एलिमेंट्स हैं वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान रखना, ये यट्रियम 39 वाला है, 39 से 49 एटॉमिक नंबर, यहीं ऐसे भी 57 से आगे, ये 57 ध्यान रखिएगा, हेफनियम से Hg तक, लेंथानम फिर हेफनियम 57, फिर 72 से 80 तक के जो तत्व हैं ये सामान्यतः है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। तो कुल मिला के जो श्रेणियां हैं वो 3 श्रेणियां मुख्य रूप से आती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 3D सीरीज है वो एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक, ये 39 से 48 तक, और ये 57 से 80 तक। अब ध्यान रखना, इनके जो रिमेनिंग तत्व हैं यानी लास्ट वाले, यानी वर्ग संख्या 12 के तत्व हैं, जिनको मैं ऐसे लिख सकता हूं जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये ट्रांजिशन सीरीज में नहीं है, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इनकी परमाणुीय आयनिक अवस्था में अपूर्ण उपकोष नहीं पाया जाता है। बाकी के रेस्ट जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब देखिए, मैं पहले बात कर लेता हूं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं तो मैंने बता दिया कि ये सामान्यतः है वर्ग
वर्ग संख्या 3 से 12 तक और आवर्त संख्या 4 से रिलेटेड है, या मैं ऐसे कहूं कि इनमें प्रथम संक्रमण श्रेणी या वे डी ब्लॉक के तत्व है जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3D कोष में भरा जाता है, वो प्रथम या 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। यानी आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है अगर वो 3D सब सेल में भरा जाता है तब ऐसी स्थिति में वो 3D सीरीज के तत्व कहलाते हैं। ये 21 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होकर 30 तक जाते हैं, जिनमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व है, और ये पूरा का पूरा यहां तक के इंक्लूडिंग जिंक ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब मैं सबसे पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा कि डी ब्लॉक तत्वों की मुख्य अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला गुणधर्म आ जाता है कि धात्विक गुणधर्म, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। सारे के सारे जितने के जितने डी ब्लॉक के तत्व हैं वो सारे के सारे धात्विक गुणधर्म दर्शाते हैं। यानी धात्विक गुणधर्म की बात करूं तो चूंकि इनके सबसे बाह्यतम जो कोष होता है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो उसे त्याग कर आसानी से धनायन का निर्माण कर सकते हैं, फलस्वरूप इनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और धनायन बनाने की प्रवृत्ति होगी तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की ताकत रखते हैं उनमें मेटेलिक कैरेक्टर पाया जाता है, धात्विक गुणधर्म पाया जाता है, और धातु के समान ही डी ब्लॉक के तत्व अपने गुणधर्म व्यक्त करते हैं। जिस तरीके से धातु कठोर होते हैं वैसे ही डी ब्लॉक के तत्व भी क्या होते हैं? कठोर गुणधर्म पाए जाते हैं। ऐसे ही इनमें जैसे धातु गुणों के अंतर्गत तन्यता, आघातवर्धनीयता आदि गुण दर्शाते हैं, वैसे ही डी ब्लॉक के तत्वों में भी आघातवर्धनीयता, तन्यता आदि गुणधर्म शो करते हैं। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज में कि डी ब्लॉक तत्वों के धातु गुणधर्म इसलिए व्यक्त करते हैं क्योंकि इनमें सबसे जो बाह्य कोष होता है, एक्सटर्नल सेल, उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति के कारण ही ये किस तरीके की प्रॉपर्टीज शो करेंगे? मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ये इनका था पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।